Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग यूनिट 3 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ये हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, अब रजिस्ट्रेशन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है सर? रजिस्ट्रेशन में अभी तक हम लोगों ने कवर किया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का एडवांटेजेस क्या होता है जीएसटी में, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होता है उस टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है। सही है, बिल्कुल। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे जिसका नाम है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कुछ केसेस ऐसे जहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भले ही आपने थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव नहीं किया है, भले ही आपने थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। इवन इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख, आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना है। और कौन कौन से सिचुएशन में ये कंपल्सरी केसेस एप्लीकेबल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, 8 मार्क का आ सकता है, 5 मार्क का आ सकता है, 3 to 4 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते। जो आपकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है वो आपकी सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट उस सेक्शन के अंडर मेंशन है। तो कौन कौन से लोगों को सर जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सबसे पहला जो आता है वो आता है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स बेचता है, अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स बेचता है तो वो पर्सन को कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है वो है आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं एक एग्जांपल के साथ इसे आपको समझता हूं। मतलब देखिए कि मैं ठहरा भुवनेश्वर का आदमी, मैं भुवनेश्वर में रहता हूं, मैंने अपनी जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो उड़ीसा के अंडर ले रखा है, भुवनेश्वर की सिटी में ले रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी बाहर के बंदे गुजरात के किसी पर्सन को गुड्स सेंड कर रहा हूं, गुजरात के किसी पर्सन को मैं गुड्स सेल कर रहा हूं। तो सर जब मैं सेल करूंगा गुड्स तो मुझे उस अगर वो पर्सन वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी का ऐसा टैक्स है वो उस स्टेट को मिलेगा जहां पे गुड्स की कंजप्शन होगा। ठीक है, जीएसटी उस केस में मिलेगा जहां पे गुड्स की कंजप्शन होगा। अगर मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा ना, ठीक है, तो गुड्स अगर मैं अपने ही स्टेट में किसी को बेच रहा हूं तो गुड्स तो मेरे स्टेट के अंदर रह रहा है, इसीलिए आईटीसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं गुड्स बाहर वालों को बेचूंगा, अगर मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेता हूं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ये होगा सर कि गुड्स जब उस पर्सन को मिलेगा तो वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, और अगर आईटीसी नहीं ले पाएगा तो गुजरात के जो गवर्नमेंट है उसे आईटीसी नहीं मिलेगा, और जीएसटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी वो नहीं रहेगा। इसीलिए जीएसटी में अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए आज के टाइम पे आप देखोगे कि अगर आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेसो ये जो आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें अगर आप क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, ऑनलाइन सेलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, इन प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर रहते हो एज ए सेलर तो आपको जीएसटी नंबर आपका देना मैंडेटरी है। सो नंबर 1 क्राइटेरिया और नंबर 1 केस जो है फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वो ये है पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स। सेकेंड जो है वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, ये क्या है सर? देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं क्या होता है सर, अब मैं उड़ीसा में अपना कोचिंग सेंटर वगैरह चलाता हूं, अपना जो आलोक प्रोफेशनल है वो चला रहा हूं, ठीक है, मैं उड़ीसा में ये चला रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ दिनों के लिए ना मुंबई गया या फिर तमिलनाडु गया मैं, ओके, बैंगलोर में गया, और बैंगलोर में भी कुछ सेमिनार वगैरह मैंने बैंगलोर में भी एक बैच स्टार्ट किया बच्चों के लिए, जो कि साउथ के बच्चे उनके लिए बैंगलोर में एक बैच मैंने स्टार्ट किया।
तो वो मेरा नॉर्मल मतलब वो मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, या फिर वो मेरा नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। या फिर मैं इसे एक और अच्छे एग्जांपल के साथ आपको समझता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मैं एक ज्वेलर हूँ। ओके, उड़ीसा में जो सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है, ज्वेलर है, वो है लालचंद ज्वेलर। ओके, अब लालचंद, सपोज मैं लालचंद ज्वेलर हूं, मैं उड़ीसा में, मैंने उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन लिया है मेरी ज्वेलरी सबका, बिल्कुल सर। लेकिन दिल्ली में एक एग्जीबिशन हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है कि एग्जीबिशन हो रहा है ज्वेलर्स का, और मैं वहां पे जा रहा हूं अपने एग्जीबिशन में। तो मैं क्या करूंगा पता है, जहां पे एग्जीबिशन वगैरह होता है ना, मैं वहां गया, मैंने अपनी वहां एक क्या किया, मैंने अपने वहां पे एक हॉल बुक कर लिया या फिर एक टेंट मैंने बुक किया, जहां पे बहुत सारे लोग आएंगे, ज्वेलरी वगैरह खरीदेंगे। तो हो सकता है कि मुझसे भी कुछ खरीदे, तो मैं दिल्ली में सप्लाई करूंगा। दिल्ली में एग्जीबिशन कहां पे हो रहा है, दिल्ली में। मैं क्या बन जाऊंगा ना, दिल्ली के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाऊंगा। जो पर्सन अपने रजिस्टर्ड प्लेस से अलग किसी जगह पे, किसी दूसरे जगह पे एक टेम्पररी पीरियड के लिए क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, उसे बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो मैं नॉर्मली तो भुवनेश्वर में रजिस्टर्ड हूं, लेकिन दिल्ली में मुझे क्या करना पड़ेगा, आज एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर होना पड़ेगा, अगर मुझे वहां पे गुड्स बेचना है और अपनी जो बायर्स है उन्हें जीएसटी का क्रेडिट देना है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स। सेकेंड है कोई अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि आप जिस जगह पे बिजनेस करते हो, किसी और जगह पे जाके आप कुछ दिनों के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप सामान वगैरह बेच रहे हो, तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अच्छा, आप एक बायर हो, ओके, आप चीजें खरीदते हो, लेकिन आप ऐसे लोगों से खरीदते हो जहां पे बायर को जीएसटी देना है। जैसे कि मैंने बोला कि कैशू नोट, कैशू नोट एक ऐसा चीज है जो उसे बेचते हैं ना, उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो खरीद रहा है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको टैक्स देना है, क्योंकि वो लोग तो फार्मर है, उन्हें वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। लेकिन कैशू नोट एक बहुत ही कीमती चीज है, इसीलिए आपको आज बायर टैक्स देना है। इसे बोला जाता है रिवर्स चार्ज। अब ये जो रिवर्स चार्ज है ना, ये रिवर्स चार्ज केस में क्या हो जाएगा, देखो रिवर्स चार्ज की क्या है, पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में जो पर्सन है ना, जो लायबल है रिवर्स चार्ज में पे करने के लिए, यानी कि बायर को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द सीजीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जो आपकी अमेजोन, जैसे मैंने बोला ना, अभी के टाइम पे मैंडेटरी है, जो लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू टैक्स देते हैं ना, जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उन्हें भी आज के टाइम पे मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई बाहर का फॉरेन का बंदा आता है और इंडिया में कुछ सामान बेचने की ट्राई कर रहा है, तो भी वो क्या करेगा, जीएसटी में उससे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आज एनआर। ओके, नॉन रेसिडेंट आज है, नॉन रेसिडेंट उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो लोगों को टीडीएस, जो लोगों को टीसीएस डिडक्ट करने की हक है सेक्शन 51 में, जो लोग लायबल है टू डिडक्ट टीसीएस, उन्हें भी क्या करना है, जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके, पर्सन हु मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज ए एजेंट और अदरवाइज। अगर आप किसी पर्सन का एजेंट हो या फिर किसी भी पर्सन के लिए आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और आईएसडी, सर ये आईएसडी क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल है, देखो अब होता क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। रिलायंस डिजिटल जो है ना, रिलायंस डिजिटल के बहुत सारे स्टोर्स है। अब रिलायंस डिजिटल की जो हेड ऑफिस है, रिलायंस डिजिटल की हेड ऑफिस ने क्या किया, दिशा पटनी जो है एक्टर, उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। ठीक है, आज ब्रांड एम्बेसडर हायर किया और एक एड वगैरह चलाया उसके साथ, उससे पेमेंट किया है और उसने जीएसटी चार्ज किया है। ठीक है, उससे जीएसटी एंड अदर सर्विसेज के साथ दिशा पटनी को उन्होंने पेमेंट किया। सपोज रिलायंस के हेड ऑफिस ने कितना पेमेंट किया है, 1 करोड़ का पेमेंट किया है, और मान लीजिए कि 18 लाख का जीएसटी इन लोगों ने पेमेंट किया है। तो सर
18 लाख का जो जीएसटी है वो कुछ आउटवर्ड सप्लाई तो करते नहीं है, क्योंकि हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस सिर्फ अपने ब्रांच जो है ना, जो ब्रांच है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उन्हें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रिलायंस डिजिटल का जो हेड ऑफिस है उसने दिशा पटनी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर हायर किया और उससे 1 करोड़ का पेमेंट किया, जिसमें जीएसटी कितना आया, 18 लाख का जीएसटी आया सर। सर अब ये जीएसटी का क्रेडिट कौन ले सकता है? देखो रिलायंस डिजिटल जो हेड ऑफिस है वो तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो कोई गुड्स बेचता ही नहीं है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करता। तो वो क्या करेगा, वो आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इस मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करेगा, ये जो क्रेडिट है, ये जो 18 लाख का जीएसटी है, वो अपनी जो ब्रांच है ना, जो रिलायंस डिजिटल के जो ब्रांच है और स्टोर्स है, उन्हें ये क्रेडिट ट्रांसफर करेगा। अब कैसे करेगा, क्यों करेगा, हम जाके आगे पढ़ेंगे इसे। हम आईएसडी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड उसके साथ साथ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन सब के बारे में डिटेल में रिवीजन करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो बस इतना याद रख लीजिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अगर वो सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। क्यों लेना है मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। पर्सन who supply goods or services or both other than supply specified under section 9 subsection 5। अच्छा, कोई भी पर्सन अगर goods and services through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52, अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेचता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजन फ्लिपकार्ट, इन्हें तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, लेकिन अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स बेचते हो तो आपको भी कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, वरना एज ए सेलर आप अमेजन में लिस्ट नहीं हो सकते। अच्छा, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, OIDR सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उन्हें भी जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। सच अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अच्छा, अभी तक जीएसटी काउंसिल ने बोला कि अगर कोई पर्सन आगे मिलेंगे हमें ना, अगर कोई पर्सन आगे मिलेंगे तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, अगर हमारे दिमाग में आता है कि फ्यूचर में किसी पर्सन को रिकमेंड करना है कि इससे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो उसका नाम भी हम मेंशन करेंगे। देखो टोटल स्टूडेंट्स 11 लोग हैं जो कि जिन्हें जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पीछे जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। क्योंकि अगर ये लोग ऐसे सर्विसेज में एंगेज्ड है जहां पे ये दूसरों को आईटीसी, दूसरों को क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए मैंडेटरी है कि आपको क्या करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, इवन इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग द टर्नओवर लिमिट। जो हमारा 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख का टर्नओवर का लिमिट है ना, अगर वो आप नहीं भी क्रॉस कर रहे हो, अगर सिर्फ आपका टर्नओवर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का भी है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन कौन है, एक बार दोबारा हम लोग रिवाइज करते। एनी पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, अगर सिर्फ आप गुड्स की, सर्विसेज की नहीं, सिर्फ गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आपकी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का प्लेस कोई अलग है। मैं भुवनेश्वर में बिजनेस करता हूं, मेरा भुवनेश्वर का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया, दिल्ली में एक एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और वहां पे मैं कुछ सामान बेच रहा हूं, तो वहां पे मुझे आज एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो लोग टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देते हैं, जो लोग यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अगर आप खरीदोगे तो आपको आज बायर जीएसटी देना है, तो उस प्रोडक्ट की केस में भी क्या होगा, आपको, अगर आप एक बायर हो और आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये एप्लीकेबल है, तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी का कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो लोग आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो लोग है ना, इन्हें भी जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई,
जो लोग फॉरेन से आते हैं इंडिया में बिजनेस करने के लिए, जो लोग इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, उन्हें भी कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, जो लोग टीडीएस वगैरह जीएसटी में डिडक्ट करने के लिए लायबल है, उन्हें भी कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, उन्हें भी कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, या पर्सन हु मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज। अच्छा, पर्सन हु मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। अगर आप किसी भी पर्सन का, किसी भी टैक्सेबल पर्सन का जिसे जीएसटी वगैरह पे करना है, उसका एजेंट हो या फिर उसके बिहाफ पे आप गुड्स वगैरह सप्लाई करते हो, देन यू हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अच्छा, अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने बोला आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, शॉर्ट में बोला था कि कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है वो कुछ ऐसे सर्विसेज लेता है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि कोई ब्रांड एम्बेसडर आपने हायर किया है, सपोज आपने दिशा पटनी को ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। वो जीएसटी, वो अपना फीस ले रही है और उसमें भी वो जीएसटी लगा रही है, तो उस केस में जो जीएसटी आपने पे किया, उस जीएसटी का क्रेडिट आप कैसे लोगे, उस जीएसटी का आईटीसी आप कैसे लोगे? क्योंकि जीएसटी का सिंपल सा फंडा है कि भाई आपने खरीदने के टाइम पे जो टैक्स दिया है वो आप अपने बेचने के टाइम पे, सेलिंग के टाइम पे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सर हेड ऑफिस तो कोई सामान बेचता ही नहीं है, तो इसीलिए वो जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसे कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than supplies specified under section 9(5) through such electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52। अच्छा देखो, कुछ लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू सामान बेचते। तो अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू सामान बेचते हो तो आपको भी जीएसटी में कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू अगर सामान आप बेचते हो तो आपको भी जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो भी आपको जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। अच्छा, इसके बाद फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है जीएसटी कमिटी, जो जीएसटी काउंसिल है, वो कुछ बोले कुछ लोगों को कि भाई ना आप लोगों को कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अगर फ्यूचर में किसी को नोटिफाई करता है तो उन लोगों को भी जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ये था कुछ कौन कौन से पर्सन जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वाले क्लास को हम आज यहाँ पे रखेंगे, इतने में हम लोग कवर करेंगे ये वाला केस। उसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, हाउ टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्टर कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। सो आज के क्लास में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पे हम बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि क्लास की क्वालिटी कितना है। अगर आपको क्लास की क्वालिटी जेन्युइनली अच्छा लग रहा है ना, क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना सपोर्ट बस इस चैनल को शो कर सकते हो। जस्ट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साथ साथ इसे जो भी जितने भी बीकॉम स्टूडेंट्स हैं उन्हें शेयर करिए। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मानना है और इस चैनल का जो पर्पज है वो ये है कि हम एक ही क्लास पढ़ाए। सपोज मैं मल्टीपल कोर्सेस आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ 1-2 पेपर पढ़ाता हूँ। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, आपका जो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन हो गया, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी सपोर्ट आएगा तो हम इस चैनल को और भी बड़ा कर सकते हैं। कॉमर्स में बेसिकली कोई मतलब रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश ही नहीं करे। कॉमर्स की हालत आज के टाइम पे बहुत खराब है। तो कॉमर्स के जितने भी चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, किसी भी चैनल है ना, आपको सपोर्ट की जरूरत है, सो ही कॉमर्स की जो लेवल है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो कॉलेज वगैरह में आप हालत जानते हो कैसे पढ़ाया जाता है। आपको अगर अच्छा पढ़ना है
तो जरा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ओके। या फिर चैनल में जाके आप अबाउट सेक्शन में भी लिंक ले सकते हो, ठीक। चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।